Nafis, a sole proprietor owned by Nafis, is engaged in the business of manufacturing and selling power tools in Lahore. The following information has been extracted from NE's record for tax year 2026-24. Sales, अगर इग्नोर नहीं लिखा होगा मिनिमम टैक्स तो सेल्स को फिर लेंगे. इट इज ग्रेटर देन 100 million. कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस, अदर इनकम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. सेल में एडवांस पड़ा हुआ है रिटेलर से और चीज़ें डिलीवर होनी है अगले साल. अच्छा, इनकम टैक्स में बस सिंपल ये रूल है कि अगर सेल में कभी एडवांस पड़ा हो ना तो एडवांस को सेल में से क्या कर दें, माइनस कर दें. सेल में से क्या माइनस कर दें, 40,000 में से ही माइनस करेंगे ना, तो इस एडवांस को सेल में से क्या कर दें, माइनस कर दें. आगे चलें. कॉस्ट ऑफ सेल, क्लोजिंग स्टॉक 5,000 यूनिट्स पड़े हुए हैं 19.7 पे. इनकी मार्केट में कीमत होगी हुई है 3800 एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट वाज 300. चलें जी, एनआरवी बताएं. लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे रिकॉर्ड करते हैं टैक्स वालों की नजर में. टैक्स वालों की नजर में लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे रिकॉर्ड करते हैं. कितने यूनिट्स हैं? 5,000. एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल इज इक्वल टू 1750 कैसे हो सकते हैं? हाँ, 17500000. 17500000. आप बताएं स्टॉक पड़ा किस पे हुआ है? 19700 और मैंने लेके किस पे जाना है? चलें जी, स्टार्ट करें वर्किंग वन. अकाउंटिंग लेक्चर उल्टा देंगे. वो कैमरामैन भाई उधर चले गए थे इसलिए मैंने रोक दिया था, वरना तो पहली एडजस्टमेंट से ही शुरू करेंगे. वर्किंग नंबर 1 जी बोले. इनकम फ्रॉम बिजनेस, प्रॉफिट, बताएं जी प्रॉफिट कितना? 40,000. अच्छा जी, लेस कर दें एडवांस. बस एडवांस में सैलरी के चैप्टर तक गुंजाइश है कि अगर अगले साल की सैलरी अभी मिल गई है तो उसको इनकम में डाल दें, क्योंकि सैलरी एज अ जनरल रूल किस बेस पे टैक्स होती है? रिसीट बेस पे. लेकिन ये तो रिसीट बेस पे टैक्स नहीं होंगे, अगर एडवांस आ गया तो उसको निकालें. हाँ, सेल्स टैक्स में भी ये गुंजाइश जरूर है कि सेल्स टैक्स में अगर कोई एडवांस पैसे आ गए हुए हैं तो उसको सेल में डला रहने दें, कोई मसला नहीं, अर्लियर ऑफ है. लेकिन इनकम टैक्स में कोई ऐसा चक्कर नहीं है. लेस 1875. अच्छा जी, ये बात आपसे बारहा हो गई भी है कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक जब एनआरवी पे लाएंगे, या एक एडजस्टमेंट हमने वो भी पढ़ी थी एब्जॉर्प्शन कॉस्ट और वो वाली, जब क्लोजिंग स्टॉक को कम करेंगे, असल में क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस इसमें P&L में कॉस्ट पे पड़ा हुआ है. जब क्लोजिंग स्टॉक को कम करके एनआरवी पे लाएंगे तो क्लोजिंग स्टॉक कम करने से प्रॉफिट कम हो जाएगा. ये बात याद रखिएगा, लिख लें. क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट कम होता है, या ये लिख लें क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट दोनों आपस में डायरेक्ट रिलेशन है. क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट कम होता है. इस तरह तो ना बोले F1 में आप लोगों ने इतने सवाल किए होंगे फिर बोंगियां मार रहे हैं. क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट कम होता है. असल में ना जिंदगी भर के लिए ये रूल याद रख लें. प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, बल्कि इसको इस तरह करें, सेल माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू जीपी. कभी कैलकुलेटर पे करके देखिएगा, सेल माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू जीपी. तो बस जिंदगी भर याद रखिएगा, सेल और क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशन होता है जीपी से. कोई भी सब्जेक्ट पढ़े हो, सेल और क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से जीपी बढ़ता है और सेल और क्लोजिंग स्टॉक के कम होने से जीपी, और ओपनिंग स्टॉक और परचेज में उल्टी बात है. बहरहाल हमारा क्लोजिंग स्टॉक 19 से
17 पे जा रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट तो कर दें कम, उसने स्टॉक कॉस्ट पे रखा हुआ है। जी बताएं, लेस एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करना है, यहां से भी याद रख लें, लॉस रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट कम होता है। अच्छा जी, कॉस्ट बोलें, कॉस्ट वर्किंग नंबर 2, पहले मैं इधर ही एडजस्ट करना चाहता था, वर्किंग नंबर 2, कॉस्ट कितनी है और एनआरवी क्वांटिटी 5000, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल जी 1900 वाली चीज को किस पे लाना है, 17500 पे, लॉस 2200। इसमें को प्लस माइनस नहीं करने की जरूरत, बस 19 वाली चीज को 17 में लाना है, इस तरह सोचना है, तो एनआरवी लॉस आएगा। लेकिन अगर ये एनआरवी ज्यादा होती तो फिर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, क्योंकि अकाउंटिंग में भी एनआरवी ज्यादा होने की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जी एनआरवी लॉस 2200, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड कर दें, पड़ी हुई है सवाल में, लेकिन पहले देख लें कहीं पुराने साल का लॉस ना हो। भाई पुराने साल का लॉस होना, वो अकाउंटिंग डेप्शन ऐड करनी है, वो टैक्स डेप्शन माइनस करते हुए सोचना है। जी अकाउंटिंग डेप्शन 20,000, ये लो भाई पकाना। पेनल्टी है 95,000 की फॉर लेट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। पेनल्टी किसको पे की है, गवर्नमेंट को, कितनी, खाली ऑलरेडी क्या क्या चीज, खर्चों में पड़े होने की वजह से पेनल्टी माइनस हो चुकी है। टैक्स वाले कहेंगे ये पेनल्टी पे है गवर्नमेंट को, तो इसलिए ये नॉट अलाउड है, तो माइनस हुई हुई चीज को क्या करेंगे, आपने डेवलपमेंट की है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करना के खर्चा है या फिर ये एसेट टाइप चीज है। ऑल्दो द सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम यकम मे वी डिसाइडेड, अच्छा इसमें डिसाइडेड टू यूज नहीं देखा जाता, इसमें अवेलेबल फॉर यूज देखा जाता है। तो अवेलेबल फॉर यूज कब से है, हमारे साल से, अवेलेबल फॉर यूज कब से है, हमारे साल से। लिख लें, टेंजेबल एसेट्स में यूज देखा जाता है तब डेप्रिशिएट करेंगे। अकाउंटिंग की क्लास में मुझे नहीं पता क्या पढ़ाते हैं वो, मैं अपने इधर बात कर रहा हूं। टेंजेबल एसेट्स में यूज देखा जाता है और इनटेंजेबल में अवेलेबल फॉर यूज। चलो नहीं लाए बुक, आज बातें भी नहीं लिख रहे। टेंजेबल एसेट्स में यूज देखा जाता है और इनटेंजेबल्स में जी उल्टाएं, कॉस्ट, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट 9,000, लेस कर दूं अमोर्टाइजेशन या वर्किंग खोल लूं अमोर्टाइजेशन की। आज के बाद अमोर्टाइजेशन टैक्स वालों की, डेप्रिसिएशन टैक्स वालों की, इनिशियल अलाउंस टैक्स वालों का, प्री कमेंसमेंट नहीं, बस ये 3 चीजें। इनको आप लोगों ने डाला करना है, बोले कहां पे, वर्किंग में। इनको लिफाफे में डाल देना ताकि बाद में इनको यूज कर लें। 3 चीजें सिर्फ, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन और इनिशियल अलाउंस। टैक्स अमोर्टाइजेशन बोले कॉस्ट लाइफ 25 साल लिखी हुई आखिरी लाइन में। आप बताएं मई में कितने दिन, 31 होते हैं। जून, इसमें ये नहीं, इसमें यकम के बाद नहीं गिनना, इसमें यकम को भी गिनना है, इसमें सेल्स टैक्स की तरह नहीं कि अगले दिन से गिनना शुरू करना है। मई में कितने दिन होते हैं, 31, और जून में 31 जमा 30 61 ओवर जी 60 अमोर्टाइजेशन आगे टैक्स वालों।
लाइफ के बारे में क्या लिखा हुआ था एक सवाल में कि अगर लाइफ में, लॉ में क्या लिखा हुआ है, अगर लाइफ ना मालूम हो तो फिर कितनी लेनी है? 15 साल। लेकिन इसमें तो लाइफ दी हुई। जी बोले। 24 लीप का साल है। ओके, तो फिर साल में 366 डेज होंगे। फिर साल में 366 डेज होंगे। अब जवाब बताओ क्या बन गया? 60 पूरा हो गया। चलो शुक्र है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई कह रहे हैं लीप का साल है, इसलिए मई जून में तो 31 और 30 दिन ही है ना, लेकिन टोटल साल में तो फरवरी भी आएगा ना, टोटल साल में तो फरवरी भी आएगा। ओके आगे चलें। 2 रैंप आपने बनाए हैं डिसेबल लोगों को एक्सेस देने के लिए। डिसेबल लोगों को एक्सेस देने के लिए आपने 2 रैंप बनाए हैं। मोहतरम, हमने ये पढ़ा था कि अगर आप रैंप बनाएं तो वो 2.5 लाख से महंगा नहीं बना सकते। जैसे गाड़ी 75 लाख से ऊपर वाली नहीं ले सकते, ऐसे रैंप 2.5 लाख से महंगा नहीं बना सकते। ये देखें पेज 162। रैंप पे 100% ऑप्शन आपको अलाउ है, लेकिन रैंप की कॉस्ट 2.5 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं शायद आप रैंपा ना बना दो। तो रैंप की कॉस्ट बिजनेस का खर्चा है या उल्टा दें? तो भाई पहले तो वो काम तो करें ना, रैंप की कॉस्ट बिजनेस का खर्चा नहीं होता, उल्टा के भी दोबारा 100% ऑप्शन माइनस करने, वो मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन पहले बेसिक थीम पे रहें। रैंप फिक्स्ड एसेट होता है जी, बिल्कुल बिल्डिंग का पार्ट होता है, इसको उल्टाएं जिस तरह सॉफ्टवेयर को उल्टाया। बोले रैम की कॉस्ट उल्टा दी, रैम की कॉस्ट उल्टाकर टैक्स वालों की डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करें जी। 720 जरा 100% कर दो। 720 जरा 100% नहीं। कितने रैम्स हैं? 2। कितने के बने दोनों? 7,20,000 के। चले फेयर गैस ही लगा सकते हैं हम कि दोनों बराबर प्राइस के बने होंगे। अब और क्या कर सकते हैं? तो 7,20,000 डिवाइड बाय 2, 3 लाख। अब बने कितने का एक रैंप? 3 लाख। लेकिन हमारा लॉ कहते हैं मैक्सिमम क्या कॉस्ट हो सकती है। अब ये 3,60,000, 3,60,000 जरब 2 रैम्प्स करूं मैं, या मैं 2.5 लाख जरब 2 करूं? आपके समझने के लिए लिखे हैं ना, 2.5 लाख जरब 2। जवाब क्या आ गया? 5 लाख जरब 100%, 50। अच्छा 100%, 100%, मैंने 10% समझा। जरब 100%। ये 3,60,000 को समझ आया कहां से आया? तो 3,60,000 मैंने ऐसे ही आपके परेशान करने के लिए लिखा है, क्योंकि हकीकत भी यही है। 3,07,20,000 डिवाइड बाय 2, आज किसी दूसरे सर ने भी बुलाया हुआ आप लोगों को? नहीं बुलाया। कितनी बैड लक है, आप लोगों को तो पढ़ने को दिल चाह रहा था और बुलाया नहीं किसी ने। नॉन लकी पीपल। बुलाया है किसी दूसरे सर ने? बुलाया है R2 में। ये R2 वालों को तो मैं आपको उनको नहीं मैंने बताया, आज तो पता नहीं इनको कब छोड़ना है, 4 बजे 5 बजे, तो खुद नहीं पता। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 4। R2 वाला लीक ना करें खबर। पॉइंट नंबर 4, फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 8,25,000 पेड टू अ बैंक। अच्छा एक बात याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है। वो परसों तरसों वाले सवाल में आपने लोन से बीवी की गाड़ी ले ली थी, या लोन इस्तेमाल कर लिया था किसी और मकसद के लिए, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के लिए। इंटरेस्ट ऑन लोन नॉट। इधर भी यही हुआ, बीवी की गाड़ी नहीं, दादा अबू का घर रेनोवेट कर दिया, जो हमारे आबाओ अजदाद का घर था उसको रेनोवेट कर दिया। ये तो जाती घर की रेनोवेशन है।
तो बताएं ये इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस का, इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा माइनस हुआ रहने दीजिएगा। पेपर में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड टू बैंक विच लोन इज ऑब्टेन्ड फॉर द परचेज ऑफ मशीन, बट फिर माइनस हुआ रहने दीजिएगा। फॉर फ्लाई इंटरेस्ट ऑन लोन नॉर्मल खर्चा होता है, लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन किसके लिए इस्तेमाल हो जाए तो फिर ये नहीं है। एड इंटरेस्ट पर्सनल एक्सपेंडिचर जी 825। हम आपको फ्री कर देंगे, लेकिन आप लोग ज्यादा फ्री हो जाते हैं फिर। हम आप लोग फ्री कर देंगे इंशाल्लाह 11 बजे तक। अच्छा जी, अदर इनकम इंक्लूड्स, अदर इन 10:30 की ये कोई बात नहीं हुई थी हमारी 10:30 की। अदर इनकम इंक्लूड्स गेन ऑफ 5 मिलियन, पहले इसको तो उल्टा है ना, गेन ऑन 5 मिलियन लेस गेन 5 मिलियन का। फिर देखते हैं इसमें क्या मसला है। फ्रॉम सेल ऑफ अ लैंड टू वन ऑफ नफीस बिजनेस कोलीग, मैंने अपने एक बिजनेस कोलीग को लैंड बेच दी है। तो लैंड का बेचना तो कहां जाएगा? अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये जो लैंड वगैरह बिकती है ना, चाहे बिजनेस की भी हो, तो मैंने आपको कहा था ये कैपिटल गेन में ही जाता है। असल में बिजनेस की बिल्डिंग जो बेचते हैं ना, हम जो दुकान इस्तेमाल कर रहे होते हैं पहले से, उसका बेचना बिजनेस के चैप्टर में जाता है। तो लैंड जो भी बेचेंगे आप, कहां जाएगी? कैपिटल गेन के चैप्टर में। अनइंप्रूव लैंड मींस कि उस पर अभी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई थी, खाली लैंड पड़ी हुई थी। तो जब हम जाएंगे तो रेट्स में 3 रेट होंगे, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के, ओपन प्लॉट के। तो ओपन प्लॉट का रेट इस पे लग जाएगा, तो इसे निकाल दें और निकाल के फेस पे डाल दें, फेस पे डाल दें। लेकिन फेस पे ना डालें, वैसे ये आदत ना डालें, असल में ना आप लॉसेस भी आते हैं, तो इसको निकाल के वर्किंग में डाल दें। वर्किंग, इसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दें। तो वर्किंग नंबर 4, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेपरेट ब्लॉक, डिस्पोजल ऑफ लैंड जी, कंसिडरेशन नहीं 5,000 तो यहां नहीं आना ना, यहां तो गेन आना है, माइनस बहुत पुरानी खरीद के रखी हुई है लगता है। कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक, सेल गेन 5 मिलियन का था। ओ तेरी खैर, तो फिर तो ये कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। ये कॉस्ट मैंने बिला वजह बैलेंसिंग निकाली है, ये तो मैंने बैलेंसिंग निकाल ली है। कंसिडरेशन माइनस एक्स इज इक्वल टू गेन, सो द कॉस्ट इज so it 6500 was of no use, please don't काट दें, इसकी तो जरूरत नहीं थी। गेन उधर से निकाल के इधर डाल दें, गेन ही दिया हुआ है, तो इस वर्किंग की जरूरत ही नहीं थी। कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। ओके, सेल प्रोसीड्स ऑफ 21,25,000 रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ 25,000 शेयर्स। ओ सेल प्रोसीड ही डाल दी पूरी, कभी सेल प्रोसीड डालता है, कभी इंश्योरेंस क्लेम डालता है, कभी गेन डालता है। जो डालता है उसको तो पहले निकालना 2125, सेल प्रोसीड लेस सेल प्रोसीड, बोले 2125। फिर देख लें अब कहां लेके जाने बाकी। रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ 25,000 शेयर्स इन लिस्टेड कंपनी, कहीं नीचे लिखा था नहीं और इग्नोर नोशनल एक्सपेंसेस, नहीं, तो नोशनल एक्सपेंसेस के बारे में इग्नोर नहीं लिखा हुआ, तो फिर नोशनल एक्सपेंसेस माइनस कर लें, क्योंकि मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन एज्यूम करेंगे और एनसीसीपीएल से रूट भी हुई होगी। सेल प्रोसीड क्या है 2125, और खरीदा कितने का था 25,000 ज़रब 25, तो वर्किंग नंबर 5, इनकम फ्रॉम
कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक, जी बोले। गेन कंसिडरेशन कितनी है? 2125। कॉस्ट 25,000 इंटू 25 माइनस नो इमोशनल एक्सपेंसेस माइनस नोशनल एक्सपेंसेस। Okay, so please recalculate the figures. 2125 minus 625 minus what are notional expenses? 0.5% into 2125 plus 625। एक और ब्रैकेट भी क्लोज करनी है, ये दरमियानी वाली इसी तरह होती थी दरमियानी वाली। चलें, इज इक्वल टू 1486। कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट माइनस नोशनल एक्सपेंसेस। R1 की किसकी क्लास है? उमर भाई की क्लास है R1 की। चलो ठीक है, फिर ये 1 घंटा ऑनलाइन ले लेना। कितने बजे शुरू होनी है? 9 बजे टाइम दिया था, तो मुझे बताते ना ये क्लैश है, पोस्ट बैच की है। अच्छा अच्छा अच्छा, इस वजह से। चलो तो फिर आपको चले जाना चाहिए था 9 बजे, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। जाए तो शुक्र है 1 घंटे बाद याद आ गया। क्या फिर बताया क्यों नहीं? अब जाके उधर भी समझ नहीं आएगा, वो आ जाएगा, पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये ले लेना आप याद से, भेज देंगे आपको हम यूट्यूब। ओके आगे चलें। 1486 कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। इनकम फ्रॉम, अच्छा ये जो लिखा होता है ना नॉट रिफ्लेक्टेड इन अबव फाइनेंशियल रिजल्ट्स, इसका मतलब है कि ये डेटा ऊपर शामिल नहीं है, तो इसको उल्टाना नहीं। इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस अमाउंट्स टू 25 लाख। अच्छा लिख लें इसको। वैसे हंसेगा तो वो सही कि कितनी देखो वर्किंग करके इसने फिगर निकाली है। वर्किंग नंबर 6, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन कितनी? फॉरेन सोर्स से, जी बोले। 2500। मैं जरा चाह रहा हूं सारे हेड्स एक दफा मेरे सामने आ जाए ताकि डिसीजन लेना आसान हो जाए, कि पुराने लॉसेस वॉसेस हैं तो उनको देख लेंगे कैसे करना। चलें जी आगे। A loan of 1,80,000 received from a bearer check। bearer check मैंने कहा था कैश टाइप ही चीज होती है, तो ये अदर सोर्स में डाल दें। लोन कितना? 180। लोन एडवांस डिपॉजिट फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर्स, और एडवांस फॉर लोन एडवांस डिपॉजिट फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर्स और गिफ्ट, अगर ये कैश में मिल जाएं तो अदर सोर्स में जाते हैं। इसमें रिलेटिव नॉन रिलेटिव नहीं देखा जाता। रिलेटिव नॉन रिलेटिव गिफ्ट इन काइंड में देखा जाता है। टैक्स वाला का डिडक्शन 23,000, ये करंट ईयर की है, ये करंट ईयर की है। जाहिर बात है टैक्स वालों की डिडक्शन ये तो सिर्फ किसके ऊपर थी? रैंप्स के ऊपर। बाकी बिजनेस में रैंप होता है या बिजनेस में हजारों एसेट और भी होते हैं, और भी एसेट्स होते हैं, तो उनकी टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन 23,000। जी बोलें। 23,560। ये मेरी डेप्सियन आ गई, आगे लिख लें। टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इनिशियल अलाउंस, करंट ईयर, इसकी हेडिंग ये बन गई। टैक्स वालों की डेप्सियन, अमोर्टाइजेशन वगैरह करंट ईयर की। नहीं ये भाई उठा देते हैं, देखो
उस्मान से कहो वो पीडीएफ मुझे भेजो जो बनाई है उसने जी। ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स, पुराने सालों के बिजनेस लॉसेस। हम खड़े हैं 2001 में, हम खड़े हैं 2000, अच्छा ये इनकम टैक्स 2001 है, सॉरी सॉरी सर, इग्नोर मिनिमम टैक्स। हम खड़े हैं 2024 में। 20 का बिजनेस लॉस है बिल्कुल। अच्छा ये जो बिजनेस लॉस अलग पड़ा हो और डेप्रीसिएशन अनएब्जॉर्ब्ड अगर अलग पड़ी होना, चाहे जिस मर्जी साल की है, तो एक बात याद रखिएगा, फिर ये लॉस हमेशा हुआ करेगा बिफोर डेप्रीसिएशन, अनलेस के इसके साथ लिख दे ये लॉस कौन सा है, आफ्टर। फिर आफ्टर को बिफोर पे लाना पड़ेगा, लेकिन ये ऑलरेडी क्या है, बिफोर, क्योंकि डेफिनेशन अलग से नजर आ रही है। अच्छा अब तरतीब बताएं, तरतीब में क्या करना है। सबसे पहले माइनस करना है पुराने साल का लॉस, सबसे पहले माइनस करना है पुराने साल का लॉस, उसके बाद माइनस करनी है, ओए ये लाल मार्कर, उसके बाद माइनस करनी है हमारे साल की डेप्रीसिएशन। इसी तरह रेड पेन से नंबरिंग दें, 2 नंबरिंग्स किताब पे देनी पड़ेंगी और 1 नंबरिंग अनलकीली रजिस्टर पे देनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे माइनस करेंगे इसे, सबसे पहले माइनस करेंगे पुराने साल का लॉस, फिर माइनस करेंगे हमारे साल की डेप्रीसिएशन, फिर माइनस करेंगे पुराने साल के डेप्रीसिएशन। कितनी है, अच्छा जी। सिक्योरिटीज का लॉस आ रहा है 2020 का। वैसे हमें ना यहां चीजें क्लोज नहीं करनी चाहिए थी, वैसे हमने की भी नहीं हुई। ये देखें ना जैसे ओपन छोड़ी हुई है, और कुछ आ सकते हैं, इधर भी हल्का फुल्का ओपन छोड़ना चाहिए। सिक्योरिटीज का लॉस आ रहा है 2020 का, गेन किस साल आया है, ओ तो वो तो ऑलरेडी क्या है, डेड है। अब अगर वो शो करना है तो वो भी साथ ही शो कर जाएं, लेस लॉस ऑफ 2020 नहीं माइनस हो सकता। क्यों नहीं माइनस हो सकता, क्योंकि 3 साल के अंदर अंदर ये क्या हो जाता है, मर जाता है। 3 साल के अंदर अंदर क्या हो जाता है, मर जाता है। लेस लॉस ऑफ 2020 ऑलरेडी lapsed ऑलरेडी लैप्स्ड इन 2023 में ही लैप्स हो चुके हैं। इधर इसको फिट कराइएगा या नीचे नोट डालाइएगा पेपर में, ये ऑलरेडी लैप्स हो चुके हैं 23 में। अगर इधर अब जगह ना बची तो फिर नीचे नोट डालाइएगा, लेकिन जगहों को खुला छोड़ा करें, एक एक 2 लाइनें छोड़ दिया करें पेपर में, एहतियातन हल्की फुल्की 1-2 चीज और आ जाए तो। ओके सिक्योरिटीज तो वैसे ही सेपरेट ब्लॉक थी ना, तो इसका लॉस। अच्छा जी अब स्पेक्यूलेशन का लॉस आ रहा है हमारे साल। स्पेक्यूलेशन का लॉस हमारे साल नहीं आया, ये पिछले साल का लॉस है। अब ये किसका लॉस है, स्पेक्यूलेशन का। तो बोले हमारे साल स्पेक्यूलेशन में क्या है, लॉस, सॉरी पिछले साल स्पेक्यूलेशन में क्या है, लॉस। और लॉस किसका है, पाकिस्तान का। और हमारे साल स्पेक्यूलेशन में क्या है, गेन। तो क्या स्पेक्यूलेशन का पुराने साल का लॉस स्पेक्यूलेशन के हमारे साल के गेन में से माइनस हो सकता है? ओए ये तो पाकिस्तान सोर्स है और ऊपर फॉरेन है। यही तो रूल अभी पढ़ के आए हैं कि सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं अगर चाहे ये पाकिस्तान के पिछले साल के मरीज हैं, ये फॉरेन के इस साल के इनकम्स में से माइनस हो, पाकिस्तान के मरीज बाहर के मुल्कों में जा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी एडजस्टमेंट है जो अभी हम फेस पे ही कर देंगे। फेस में स्पेकुलेशन को अंदर रखेंगे, उसमें से ये माइनस कर देंगे। पहले ये 2 लॉसेस तो माइनस करें ना। ये बबल कहां से आ गई है किसकी, यहां पे लगाई हुई थी किसी बच्चे ने। अच्छा कोई
कोई बात नहीं, खैर है इसमें क्या क्या हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। अच्छा जी, आप सबसे पहले मुझे बता दें ये जो प्रॉफिट्स हैं इनमें से क्या क्या माइनस करना है, ये से टोटल करके यहां बताएं टोटल कितना आ रहा है। 23,440। इसका नाम क्या रखें? प्रॉफिट करंट ईयर का बिफोर टैक्स वालों की डेप्रीसिएशन। प्रॉफिट करंट ईयर का बिफोर टैक्स वालों का डेप्रीसिएशन, ये वाली फिगर उधर ले। ओके, अब इसमें से क्या क्या माइनस करना है? इसमें से क्या क्या माइनस करना है? नंबर 1, लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, नॉन स्पेकुलेशन, ये जिसको हमने नंबर 1 दिया है 11,100। जी बोलें। 340। अब क्या माइनस करें? ये 23,440 गलत है, 59,440। वो कह रहे हैं इसलिए मैं जब तक नहीं लिखता तब तक टोटल ना हो जाए। 48340 टोटल। एक दो बंदों का गलत आ रहा था लेकिन मैं इंतजार कर रहे थे कि वो दूसरा बोले। अच्छा, करंट ईयर टैक्स वालों की डेप्रीसिएशन वगैरह, वर्किंग नंबर 3 जी 23,560 24780। दिस इज ग्रेटर देन 10 मिलियन, तो इसलिए अमीरों का न्यूमेरिकल है। तो अब डेप्रीसिएशन पूरी माइनस कर दें या डेप्रीसिएशन लोअर ऑफ करके? कौन सी वाली डेप्रीसिएशन लोअर ऑफ करके माइनस होती है, करंट ईयर की या पुरानी? पुरानी। लेस ब्रॉट फॉरवर्ड टैक्स वालों की डेप्रीसिएशन। जी कितनी है? 24,560। 24,560। सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल कितना? लोअर ऑफ एक्चुअल कितनी, या 50% ऑफ 12390। आप बता दें भाई दोनों में से लोअर क्या आ रहा है? 12390। जी क्लियर? अच्छा, ये जो एक सवाल आपके जहनों में आएगा रिवीजन के दिनों में। पहले तो ये ना लॉसेस के एतबार से ना बहुत ज़्यादा आसान सवाल था। इसकी वजह सुन लें क्यों। ये लॉसेस के एतबार से इसलिए आसान सवाल था कि लॉसेस चैलेंजिंग नहीं थे। क्यों चैलेंजिंग नहीं थे? हमारे साल कोई लॉस था ही नहीं। सुबह जो 2-3 सवाल किए उसमें तो हमारे साल भी लॉस था। तो लॉसेस के एतबार से सवाल आसान था क्योंकि हमारे साल में लॉसेस थे ही
नहीं, जब हमारे साल में लॉसेस थे ही नहीं, लॉसेस थे ही सारे सिर्फ किसके, हमारे साल की एक भी फिगर अभी तक नेगेटिव नहीं आई, जितना हमने ऊपर तक किया, यहां तक आते हुए 23 मिलियन तक भी कोई फिगर नेगेटिव नहीं आई, तो हमारे साल में कोई लॉस था ही नहीं। लॉसेस सिर्फ किसमें थे, पुराने साल के। पुराने साल के लॉसेस का आसान सा रूल होता है, इस साल सिर्फ किसमें से माइनस होने हैं, सेम हेड में से, इसलिए ये न्यूमेरिकल आसान था। तो हमने क्या किया हमने इसको और इसको सेम हेड में से माइनस कर दिया, इसको भी सेम हेड में से माइनस करने की कोशिश की, लेकिन ऑलरेडी लैप्स हो चुका था, इसको भी अब सेम हेड में से माइनस कर देते हैं। लेकिन मेरा मशवरा है कि सेपरेट ब्लॉक के लॉसेस को वर्किंग्स में ही माइनस कीजिएगा, और ये वाले जो 3 पॉइंट होते हैं 1 2 3, इनको भी वर्किंग्स में ही माइनस कीजिएगा। बाकी जो लॉसेस है ना सारे, वो बेशक फेस के ऊपर शो कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा चीजें देखनी होती हैं, तो बाकी लॉसेस फेस पे ही माइनस कर दीजिएगा। तो अब वो मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो बिजनेस आपने स्पेकुलेशन लिखा है, तो बाहर क्या मुल्क है उसमें पाकिस्तान के मरीज यहां पे ले आए, यहां पे लाके भी माइनस कर सकते हैं पाकिस्तान के मरीज, क्योंकि सेम हेड में से माइनस होने। लेकिन मेरी सजेशन है कि सिक्योरिटीज का लॉस वर्किंग में माइनस कर दीजिएगा, और नॉन स्पेकुलेशन के जो 3 चीजें माइनस करनी होती हैं वो भी वर्किंग में माइनस कर दीजिएगा। बाकी सारे लॉसेस बेशक फेस पे माइनस कर दीजिएगा। तो बस अब फेस बनाएं, फेस में हर वर्किंग को देख लें। बस एक ध्यान रखना है, फेस में एक चीज को अंदर रखना है, वो जरा डिसाइड कर लें क्या है, जिसका क्या पड़ा हुआ है, लॉस। लॉस किसका पड़ा हुआ है, पुराने साल का स्पेक्यूलेशन का। अच्छा, अब मुझे बताएं वर्किंग नंबर 1 का टोटल क्या है, 1 2, अब जो न्यूमेरिकल का फेस बन रहा है 1 2 3 9 0। वर्किंग नंबर 2 क्या थी, वो गायब होगी भी है। वर्किंग नंबर 3 क्या थी, वो गायब होगी भी है। वर्किंग नंबर 4 कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। सिक्योरिटीज लिख भी लिया करें कौन सी है सिक्योरिटीज, सेपरेट ब्लॉक, सॉरी ये तो वो है डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सिक्योरिटीज तो नहीं है, डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जी बोलें, 5,000। वर्किंग नंबर 5 क्या थी, वर्किंग नंबर 5 सेपरेट ब्लॉक सिक्योरिटीज। जी बोले, 1486। वर्किंग नंबर 6 क्या है, इसको अंदर रखना है, स्पेक्यूलेशन। कौन सी, किसकी, करंट ईयर की। जी, स्पेक्यूलेशन का करंट ईयर का गेन बताएं कितना आ रहा है, इसको अंदर रखें, इसमें से वो माइनस करें इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन का ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, जो कि पाकिस्तान सोर्स इनकम है, और बाकी को फिर कैरी फॉरवर्ड करना। बेहतर है बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन और सेपरेट ब्लॉक के लॉसेस वर्किंग्स में माइनस करें, बाकी सारे लॉसेस मुनासिब है के फेस पे माइनस करें। ठीक है, ये बात याद रह जाएगी, 25-26 दिन रह गए, 25-26 दिन तक याद रह जाएगी, उसके बाद बुला दीजिएगा। ओके डन। अगली वर्किंग कौन सी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वर्किंग का रेफरेंस दीजिएगा, वर्किंग नंबर 7। जी टोटल करें 19,056।
टोटल इनकम। अच्छा, ये 200 रुपये जरा याद से कैरी फॉरवर्ड साथ ही लिख जाया करें पेपर में, जैसे सेल्स टैक्स में साथ ही लिखते थे, तो ये कैरी फॉरवर्ड नीचे कहीं बॉटम पे साथ ही लिख जाया करें, ये 200 का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है। हाँ जी, सेपरेट ब्लॉक्स माइनस करवाएं, सेपरेट ब्लॉक्स। डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। इमूवेबल प्रॉपर्टी और सिक्योरिटीज 1486। जी बोलें। 12570। 12570 के साथ क्या लिखते होते हैं? कुछ भी नहीं। फिर इसमें से माइनस करते हैं नफीस की ज़कात और नफीस की एजुकेशन एक्सपेंसेस फॉर चिल्ड्रन। अगर ये इनकम 15 लाख से कम है, ये तो इनकम ही 12 मिलियन है, अगर एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन दिए भी होते तो वो माइनस ना होते। इसमें से दो डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस करने होते हैं, ज़कात और वो जो जवाब आता है उसके साथ लिखते हैं टैक्सेबल इनकम, लेकिन अभी वो है ही नहीं, तो फिर मजबूरी में इसी के साथ। अब तस्वीर खींचनी है तो मैं वर्किंग वन मिटाने लगा। अब इसका टैक्स निकालते हैं। हाँ, सारे लॉसेस क्वेश्चन के फेस पे माइनस करें सिवाय सेपरेट ब्लॉक के और बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन के। सारे लॉसेस न्यूमेरिकल के फेस पे माइनस कर लें। ओके, जी मैं इग्नोर नहीं करा मिनिमम टैक्स को, मैं मिनिमम टैक्स भी निकाल रहा हूं। इग्नोर का लफ्ज काट दें, इग्नोर मिनिमम टैक्स का लफ्ज काट दें सवाल से। जी बोलें, टैक्स नॉर्मल तरीके से इसको ना 1610। अच्छा, इसको ना इस तरह फिर कीजिएगा, टैक्स और फिर इस तरह हेडिंग दीजिएगा नॉर्मल तरीके से। 16 जमा 45% ऑफ 6970 4747। लेकिन इसमें सरचार्ज भी डालना पड़ेगा। जी बोलें, 4747 ऐड सरचार्ज। अभी एनटीआर वाली टैक्स चल रहा है, सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%। 475 5222। अभी इसको कंपेयर ना करें सेल के 1.25% से। इसमें से पेपर में पहले माइनस कीजिएगा फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फिर माइनस कीजिएगा चैरिटी वगैरह का टैक्स क्रेडिट एटसेट्रा। ये जो जवाब आए 5222, इसको कंपेयर कीजिएगा सेल के 1.25% से। ये बिल्कुल एक नई बात, कभी आईकैप ने टेस्ट नहीं की ऐसे, लेकिन अगर न्यूमेरिकल में टैक्स रेट तो आ ही सकता था। तो टैक्स क्रेडिट माइनस करके जो जवाब आए, अब इसको गुजारना है आपने किससे? वर्सेस वाली कैलकुलेशन से। इसको कंपेयर किससे करना है? इसको कंपेयर किससे करना है? इसको कंपेयर करना है मिनिमम टैक्स से। मिनिमम टैक्स से। मिनिमम टैक्स होता है टर्नओवर का 1.25%। अब गलती लोग ये करते हैं कि टर्नओवर ले लेते हैं सवाल से, लेकिन टर्नओवर में अगर कोई इंक्लूड हुई नहीं है चीजें
तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए तो उनको एक्सक्लूड कर देते हैं वर्किंग वन में, लेकिन इधर फिर दोबारा वही फिगर गलत वाली उठा लेते हैं। तो सेल कौन सी उठाऊं, जो P&L के मुंह पे नजर आ रही है या जो मसले मुसले हुए हैं सेट करके? और अगर इसमें सेल्स टैक्स भी पड़ा होता तो सेल्स टैक्स के बगैर वाली सेल्स लेनी थी। अब सेल्स में एक मसला है, तो 148 के ऊपर हम नहीं लगा सकते 1.25%। सेल में एक मसला है, इसमें 1875 पड़ा हुआ है। अब बोलें सेल कितनी है? 148,000 माइनस 1875, इट इज माई सेल इंटू 1.25%। वन एट टू 1827। इसको अंदर रख के किया सारा हमने। अब बोलें जी, ये बंदा कितना टैक्स ला रहा था? 52 लाख। गवर्नमेंट ने कम से कम का 18 लाख। अब क्यों 18 लाख क्यों? जब ऑलरेडी एक बंदा 52 लाख ला रहा है, एक बंदा आपके लिए 52 टॉफियां ला रहा है, आपने कहा यार दोस्त तो मेरे कम से कम 18 टॉफियां तो तुम बाहर के मुल्क से लानी थी ना यार, ऐसे तो ना करो। उसने जब पैकेट खोला पहले ही 52 थी, आप शर्मिंदा हो गए। आपने कहा तो वो कितना टैक्स ला रहा था? 52 लाख। गवर्नमेंट ने कहा कम से कम 18 लाख तो दे। उसने कहा मैं ऑलरेडी कितना ला रहा हूं? 52 लाख। अच्छा, वो कहां एडजस्ट किया था? पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड मिनिमम, वो याद है कहां पे एडजस्ट किया था? वो यहां लेस। अगर ब्रॉड फॉरवर्ड मिनिमम है वो उधर से जाके रिवाइज कीजिएगा। ब्रॉड फॉरवर्ड मिनिमम नॉर्मल में से माइनस करना है और फिर उस फिगर को इससे कंपेयर करना है। डन? तो याद रहेगा। अब इसमें एक छोटी सी चीज मैंने और डाली है, यानी कि अगर ब्रॉड फॉरवर्ड कोई मिनिमम टैक्स है उसे कहां माइनस करने? यहां पे। और ये जो फिगर आएगी इसको फिर इससे कंपेयर करना। कोई जगह है छोटा सा लिखने की? लेस ब्रॉड फॉरवर्ड मिनिमम 0 और दोबारा 5,222। अब इसको वर्सेस से गुजारना है। ओके चलें जी, अब बता दें इनमें से, इसको ऐसे लाइन बेशक लगा दें जो भी करें, कोई मसला, लेकिन इनका टोटल नहीं करना। 5,222 डन। ऐड, ये तो टैक्स हमारा एनटीआर और वो हो गया ना। ऐड टैक्स ऑन सिक्योरिटीज एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी और टैक्स ऑन सिक्योरिटीज। जी ये यहां देखा करें, अब यहां देखा करें, इधर ऊपर ना देखा करें। 5,000 और 1486। Is it so? 5,000 और 1486। जी बताएं जी। 5,000 कौन से चैप्टर है? चैप्टर 10। चैप्टर 10 में क्या करना है? को वेल्थ स्टेटमेंट के सवाल भी मैंने दिए थे आपको होमवर्क में। कोई याद है? चैप्टर 15 का होमवर्क दिया था। मुझे लग रहा है मैं आपको आज कोई और होमवर्क ना दूं, वही वाला होमवर्क आप पहले कर रहे हैं। बड़ी बात है मंडे की क्लास तक के लिए। वो होमवर्क किसी ने देखा था पिछले लेक्चर वाला? कि कितने लोगों ने कर लिया था? पूरा होमवर्क कर लिया था? कितने लोग अगली क्लास से पहले इंशाल्लाह कर आएंगे? कुछ लोग तो हाथ भी नहीं खड़ा कर रहे। अच्छा जी बोलें जी, क्या है, कौन सा है? ओपन प्लॉट। और खरीदा कब था? जुलाई 21। जुलाई 21।
अब अगर जुलाई 21 को खरीदा था तो मुझे जरा ये बता दें सोचकर कि अगर हमने जुलाई 21 को खरीदा हुआ है तो नया खरीदा हुआ या पुराना? पुराना। अब अगर पुराना खरीदा हुआ है तो क्या रूल बनेगा? होल्डिंग पीरियड देखना पड़ेगा। डेट ऑफ परचेज बताएं। जुलाई 21। डेट ऑफ सेल नहीं दी हुई। ये तो जालिमाना सवाल होता है ना, ये फिर जो है ना, ये तो सवाल से लड़ना ही पड़ेगा। डेट ऑफ सेल उसको देनी चाहिए थी। जुलाई 21 में खरीदा है और हमारा साल का एंड क्या है? 30 जून। बस फिर 30 जून 24 तक ही गिन लीजिएगा, खैर है, जान दीजिएगा। इस तरह के गंदे सवाल नहीं बनाने चाहिए इसको। डेट ऑफ सेल तो देनी चाहिए ना कम से कम। डेट ऑफ परचेज क्या है? जुलाई 21। तो जुलाई 21 के बाद गिने जुलाई 22, जुलाई 23, जुलाई 24। जुलाई 24 तो तीसरे साल में जाके बिकता। तो मुझे लग रहा है 2 साल के बाद और 3 साल के, क्योंकि जुलाई में भी अगर 2-4 जुलाई को खरीदा हो या 1 जुलाई को भी खरीद के 30 जून को बेचे तो फिर तो एग्जैक्ट 2 साल के अंदर अंदर है। तो मेरे ख्याल से 2 से 3 साल वाले स्लैब में मस्ट डाल देना चाहिए। उसने डेट तो नहीं दी लेकिन आई एम डैम श्योर कि ये वही है। खरीदा कब है? जुलाई 21 में। तो जुलाई 21 में और 30 जून से पहले पहले बेच दिया होगा तो हो ही नहीं सकता फिर 3 साल से ज्यादा हुए हो। मस्ट 1 जुलाई को खरीद के भी 30 जून को बेचें फिर भी एग्जैक्ट 3 साल है, तो 3 साल ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो विद इन 3 ईयर्स है। तो रेट क्या लगाएं? 10% इंटू 10%। सिक्योरिटीज, सिक्योरिटियां जी, पेज नंबर। सिक्योरिटीज कब खरीदी हैं? डेट ऑफ परचेज बताएं। नहीं, सवाल से देखें ना, अपने सवाल से देखें सारे। जुलाई 17, फिर तो कोई मसला ही नहीं। जो जुलाई 17 को खरीदी नहीं है उनका तो 12.5%। 186। अब बता दें कुछ और तो नहीं? 59। कोई ऑलरेडी टैक्सेस कटे तो नहीं? ओके। कैरी फॉरवर्ड तो आप लोगों ने लिख लिया था। कितना कैरी फॉरवर्ड करना है? कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन पाकिस्तान सोर्स जी 200 5908। एडवांस जो सेल में पड़ा हुआ है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कह रहे हैं भाई जाना है, क्योंकि हमने पढ़ा था, कहते हैं कि एडवांस अगर सेल ऑफ गुड्स का कैश में आ जाए तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। भाई हमने पढ़ा था कि एडवांस फॉर सेल ऑफ गुड्स और एडवांस फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज ये एक्सेप्शन है जनरल रूल की, अगर ये कैश में भी आ जाए तो कोई मसला। लेकिन ये तो यहां भी ये भी नहीं लिखा हुआ कैश में आया हुआ है, यहां तो ये भी नहीं लिखा हुआ कैश में आया हुआ है। गुड क्वेश्चन। वैसे मैंने कहा था सैलरी में ये होता है कि अगर अगले साल की सैलरी आ जाए ना एडवांस में तो वो फिर सैलरी में डाल दीजिएगा। लेकिन अगर बिजनेस या प्रॉपर्टी के चैप्टर में अगले साल या अदर सोर्स के चैप्टर में अगले साल के पैसे आ जाएं तो उनको उसमें ना डालिएगा। कई सवाल प्रॉपर्टी के किए आप लोगों ने, 2 सालों का किराया पकड़ लिया हमने, तो फिर हमने 2 सालों का किराया नहीं लिया, हमने सिर्फ 1 साल का किराया लेके सवाल सॉल्व किया। हाँ, सेल्स टैक्स में तो आपको पता है, सेल्स टैक्स में तो गलती होने का चांस ही नहीं। सेल्स टैक्स में तो सेल रिकॉर्ड होती है अर्लियर ऑफ व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड। ओके, चलें जी, इस चैप्टर में बताएं क्या रह गया था, उसको पहले खत्म करें। एडजस्टमेंट नंबर मैं बता देता हूं सही, वैसे जो है ना सुस्त लोग हैं, सुस्त, वो किधर है सेल्स कमीशन वाली एडजस्टमेंट?
मेरा सवाल ही गुम गया हुआ है असल में, वो इस वजह से शायद मिल नहीं रही। पिछली क्लास में कौन सा सवाल किया था? पेज 480। इतना पुराना सवाल था? ओके चलें जी। अच्छा भाई एक बात याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो चैप्टर 8 है ना, जो चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 के अंदर जो है वो एक बात आपने याद रखनी है कि कभी फॉर्मूला नॉट अलाउड की फिगर देता है, कभी फॉर्मूला अलाउड की फिगर देता है। आवाज को रोक लिया गया ताकि वाजे हो। कभी फॉर्मूला कौन सी फिगर देता है और कभी किसकी फिगर देता है? अलाउड की। हमने क्या करना होता है? हमने ये करना होता है कि हमने अगर प्रॉफिट से चल रहे हैं तो हमें चाहिए नॉट अलाउड होता है, और अगर सेल से चल रहे हैं तो हमें चाहिए अलाउड होता है। अब जरा निकालें चैप्टर 8। हजारों ख्वाहिशें। मैंने सवाल करवाते हुए आप लोगों को ये अब मिटना कोई नहीं। कौन सा चैप्टर है? 8। तो इतने नाजुक ना बना करो, जिंदगी में रहने तुमने लोगों के साथ। मैंने सवाल कराते हुए ना अक्सर जब ये चैप्टर चल रहा था तो या सिर्फ सेल से चलता था या प्रॉफिट से चलता था। लेकिन आप देखें इस पेज के ऊपर सेल से भी हम चले हुए हैं और प्रॉफिट से भी चले हुए हैं। नजर आ रहे हैं? पैनिक ना हुआ करें ऐसी लोड नहीं हो रहा, अपलोड नहीं हो रहा, डाउनलोड नहीं हो रहा, नेट नहीं आ रहा। अच्छा मोबाइल उठा के फेंक देते हैं। अच्छा ट्रैफिक जैम होगी, 100 गाड़ियां आगे लगी हैं, 20 गाड़ियां पीछे लगी हैं, बस उठा के ले जाया करें पीछे की तरफ गाड़ी, रिलैक्स रहा करें। ये सारा का सारा लोड 11 बजे पे जाके पढ़ना है, 11 से आगे क्लास चली जानी है। अच्छा ये देखें, हमने पेज 156 के ऊपर मिसाल के तौर पे ये परचेज वाले फिगर्स की थी। क्यों नहीं मिटने को तैयार हो रहा? थोड़ा थोड़ा तो मिट गया, वैसे मैनुअली मिटाओ कह रहे हैं। अच्छा भाई ये याद रखिएगा, ये हम कहां से चले थे? सेल से। सेल से चलने का तरीका क्या होता है? अलाउड को माइनस करने। लेकिन अनलकीली हमारा फॉर्मूला क्या दे रहा था? नॉट अलाउड। तो फिर मैंने टोटल में से क्या कर लिया था? नॉट अलाउड माइनस कर लिया था। लेकिन अगर आप इधर आके देखें
मिसाल के तौर पे किसी और में ये जैसे पेज 160 है, इसमें हमारी वर्किंग हमें दे रही थी अलाउड, वर्किंग हमें दे रही थी अलाउड, तो हमने फिर सेल से भी चल के देखा था और प्रॉफिट से भी चल के देखा था, दोनों तरीके से जवाब। तो 2-3 डब्बे इस पूरे चैप्टर में ऐसे आपको मिलेंगे जिनमें दोनों तरीके से नीचे चले हुए हैं, सेल से भी प्रॉफिट से भी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये बात समझ आ गई? सेल से चलते हुए क्या रूल होते हैं? बस 2-3 जगह ही है। सेल से चलते हुए क्या रूल होता है और प्रॉफिट से चलते हुए। अब कमीशन वाली एडजस्टमेंट ढूंढने कहां है? कमीशन वाली एडजस्टमेंट 1 भाई, कमीशन वाली एडजस्टमेंट में हम सिर्फ सेल से ही चले थे, हमने प्रॉफिट से चलना नहीं सीखा था। कोई मसला, इसमें क्या मसला है? इसमें वर्किंग जरा देखें क्या की थी हमने वर्किंग की थी अलाउड इज लोअर ऑफ एक्चुअल और 0.2% ऑफ सेल। अलाउड इज लोअर ऑफ एक्चुअल और 0.2% ऑफ सेल। सो अलाउड इज लोअर ऑफ एक्चुअल और 0.2% सेल। अच्छा, मसला क्या था? कॉन्सेप्ट ये है कि इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि आप थर्ड शेड्यूल की सेल्स टैक्स वाली चीजें शौक से बेचो, लेकिन अगर थर्ड शेड्यूल वाली चीजें बिचवाने के लिए किसी को एजेंट को कमीशन दे रहे हो तो उसका एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में होना जरूरी है। तो यानी कि जिन लोगों से हम थर्ड शेड्यूल वाली चीजें कमा रहे हैं वो एजेंट एक नंबर बंदा होना चाहिए। पढ़ें, कमीशन पेड एक्सीडिंग 0.2% ऑफ सेल विल बी नॉट अलाउड फॉर प्रोडक्ट्स लिस्टेड इन थर्ड शेड्यूल। हाउएवर फुल कमीशन विल बी अलाउड इफ द पर्सन टू हुम कमीशन इज पेड इज। तो रूल बोल दें, इनकम टैक्स वाले कहते हैं इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि अगर थर्ड शेड्यूल की चीजें बेच रहे हो तो एजेंट का एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आना जरूरी है, जिस एजेंट से आप थर्ड शेड्यूल की चीजें बिकवा रहे हैं। अब पढ़ें जी, क्या हो गया? बहुत ही माइंड कर गया। घर चल एक दफा जरा। अच्छा, चल सही तरह। कमीशन ऑफ 2.5 मिलियन, कमीशन ऑफ 2.5 मिलियन was paid to लियाकत on sale of products of 50 मिलियन। टोटल सेल बहुत ज्यादा है, थर्ड शेड्यूल की सेल सारी तो नहीं होती ना। थर्ड शेड्यूल की चीजें हमने 50 मिलियन की, these products listed in third schedule. Name of लियाकत बशीर is not appearing in active taxpayer। आप बताएं हमारा एजेंट अच्छा है या बुरा है? अच्छा, अब मैं आपको ना इसमें यह सजेस्ट नहीं करूंगा कि 2.5 पढ़ा हुआ इसको उल्टा दें। वो तो करते थे ना बचपन से, 2.5 पढ़ा हुआ इसको उल्टा दें। परचेज में भी हम ऐसा नहीं करते, परचेज में भी हम वर्किंग करते हैं डिसअलाउड लोअर ऑफ, और याद है ना उल्टाते नहीं है, परचेज में भी हम उल्टाते नहीं है। 90% चीजें उल्टा के काम चल जाता है। ये 2-3 एडजस्टमेंट्स ऐसी हैं जिसमें उल्टाना नहीं पड़ता, बल्कि प्रॉपर तरीके से लेके चलें, जो फॉर्मूला आपको याद करवाया हुआ है। अब मुझे बता दें इसका फॉर्मूला क्या है। ये फिगर हमने कल निकाल के रख ली थी 2.4 इधर, लेकिन इस 2.4 की वर्किंग रह गई हुई है। अब आप लोग इसी सफे पे क्वेश्चन पे ही वर्किंग कर लीजिएगा। वर्किंग नंबर 0। अच्छा जी, बताएं अभी फॉर्मूला क्या हम पढ़ के आए हैं? कमीशन अलाउड निकलेगा। आई एम वेरी लकी, आई एम लकी, अलाउड निकलेगा। मैं न्यूमेरिकल कहां से स्टार्ट कर रहा हूं यार? ना ढूंढो इसका सोल्यूशन में, बहुत टाइम लग जाएगा, वो कॉन्सेप्ट समझो। कमीशन अलाउड इज लोअर ऑफ एक्चुअल कमीशन या 0.2% ऑफ पूरे बिजनेस की सेल या थर्ड शेड्यूल के आइटम्स की सेल। बोलो थर्ड शेड्यूल आइटम 50 0. No, what is allowed? What is allowed? But I need not allowed. So here what I need, total minus
अलाउड। ये मैं आपको बात समझाना चाह रहा था कि वर्किंग मुझे दे रही है अलाउड, मैं मेहनत से अलाउड निकाल के लाया, लेकिन जब मैंने न्यूमेरिकल अच्छा अगर सेल से चल रहे होते तो 0.1 माइनस कर देते, लेकिन अब चल किससे रहे हैं? प्रॉफिट से चलते हुए अलाउड चाहिए होते हैं, नॉट अलाउड। नॉट अलाउड को क्या करना होता है? ऐड बैक। अब बोलें अच्छा इसमें एक और तरीका हो सकता था, वो 2.5 उल्टा के 0.1 माइनस कर देते, वो भी चलना था तरीका, लेकिन मैं उस तरफ जा नहीं रहा। वो बिल्कुल सही तरीका है, 2.5 पूरा उल्टा दें और 0.1 माइनस कर दें, उस तरह ना करें। ये 2-3 जगह है, परचेज है, कमीशन है, और एक और एडवर्टाइजमेंट है फार्मास्यूटिकल वाली। परचेज ये उधर देख लीजिएगा चैप्टर 8 के अंदर सेक्शन 21 है, 3 जगह हैं सिर्फ। यहां पे बेहतर है कि क्या कर लें, वही वर्किंग कर लें जो तरीका बताया हुआ है, वो वर्किंग करके मुझे बता दें क्या जवाब आ गया। व्हाट इज अलाउड? 0.1। आई कैलकुलेटेड अलाउड बट माई फॉर्मेट नीड, सो टोटल माइनस अलाउड विल गिव मी, total minus allowed will give me, so not allowed is a heavy figure 2.4 million, because वो बंदा थर्ड शेड्यूल की चीजें बेच रहा है और एजेंट ने अपने आप को एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं डलवाया। अब डाल दें हम होमवर्क में सवाल आज भी मंडे की क्लास के लिए, या पिछले हो जाए बड़ी बात है, डाल दें। वेल डन, ये अप्रोच है ठीक है। जिन्हें नहीं किया सानू की दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है भाई, चैलेंजिंग चीजें बड़ी है जिंदगी में। अब ये नहीं होता मैं लेक्चर नहीं लिया, शाह मेरा तो लेक्चर 98 पे पहुंचा हूं अभी, दुनिया लेक्चर 117 करके लोग रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं, रिवीजने मार ली हुई हैं 2-2 दफा लोग। अच्छा जी, पता नहीं किन लोगों की बातें करते हैं। ओके डन जी। एक ये एडजस्टमेंट थी। अब कितनी एडजस्टमेंट्स हैं जिनमें वर्किंग करनी पड़ेगी अलग से? 3 बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के। एक तो परचेज नॉट अलाउड वाली है, एक ये थर्ड शेड्यूल की कमीशन वाली, और एक जाके देखिएगा एडवर्टाइजमेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज वाली। ये 3 एडजस्टमेंट्स हैं। अच्छा ये फार्मास्यूटिकल कंपनी वाली एडजस्टमेंट भी एक सवाल में थी, ये वाली मैंने आपको करा दी थी एडजस्टमेंट फार्मास्यूटिकल वाली, ये पेंडिंग डाल दी हुई है, करवाने पे बहुत टाइम लगा था। वो एडवर्टाइजमेंट अलाउड, लोअर ऑफ, टोटल माइनस, इतने प्यार से समझाया हुआ है ये तो सारा, ये भी एडजस्टमेंट करवा दी हुई है। तो अच्छा अब ये एडजस्टमेंट सारी आपकी कवर हो गई। 34 के 1 का पहला बुलेट और 34 के 2 का, 34 का 3, अब ये सारी तीनों एडजस्टमेंट्स कवर हो गई हैं। कहां कहां? ये जो मैंने आपको 3 एडजस्टमेंट्स बताई हैं ये कवर हो गई हैं। आप इसी न्यूमेरिकल पे रहें। न्यूमेरिकल कौन सा है? ये वाला 38। तो हमारी 3 वर्किंग्स करनी पड़ेंगी सेक्शन 21 में, हमें 3 वर्किंग्स करनी पड़ेंगी। एक वर्किंग हमने डिस्कस कर ली है क्वेश्चन 38 के, सेकंड का सेकंड बुलेट, ये कौन सा है? थर्ड शेड्यूल वाली चीजों। एक हमने की है क्वेश्चन नंबर 34 के 1 का फर्स्ट बुलेट, ये है हमारी पर चेज वाली, और एक क्वेश्चन 34 का थर्ड पॉइंट, ये है एडवर्टाइजमेंट वाला, एडवर्टाइजमेंट फार्मास्यूटिकल की, बाकी नहीं फार्मा। तो ये 3 जगह सेक्शन 21 में हमें क्या करनी पड़ती है? बोलें, वर्किंग करनी पड़ती है। और वर्किंग करके मजे की बात, इधर नॉट अलाउड निकलते हैं इधर, और इन दोनों में अलाउड निकलता है। फिर खेलना अलग से होता है सवाल से। अस्सलामुअलैकुम भाई, उनको कॉम मॉक की डेट शीट शेयर कर दें फाइनल बच्चों से।
ठीक है, बस एक जगह काफी है। कौन सी वाली एडजस्टमेंट है उसमें? परचेज वाली? क्वेश्चन 30 वो रहेगी हुई है, एक स्पेकुलेशन वाली रहती है, बस वो मुझे पता है। ये छोड़ी थी, इसे तो कुछ भी नहीं। अभी ये जो लेटेस्ट टाइम का सवाल करवाया उसमें इंटरेस्ट इनकम डली हुई थी, उसमें भी थी। अच्छा, ये वाला न्यूमेरिकल निकालने, क्वेश्चन 38 जी। क्वेश्चन 38 के अंदर मोहतरम ये वाली लाइन थी, नहीं कौन सा था ये जो अभी चल रहा था पहले ही, कमीशन वाला ही था ना, तो इसमें वो, हाँ ये था ना, ये अदर इंफॉर्मेशन में 1, हमारे साल खत्म होने से 10-11 महीने पहले, यानी हमारे साल के शुरू में, आकाश एंटर्ड इनटू अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ गोल्ड। ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स वैसे तो हमने कैपिटल गेन के चैप्टर में एक लफ्ज पढ़ा था, लेकिन वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आपके सिलेबस में ही नहीं है, उसको डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज यूज नहीं करना चाहिए था। ही मेड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ गोल्ड, द कॉन्ट्रैक्ट वाज टू बी एक्सपायर्ड ऑन 15 November. Akash sold the contract before the date and earned a net gain of, आप बताएं उसने गोल्ड परचेज की या कॉन्ट्रैक्ट ही बेच दिया? इस वजह से लिखें ये इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन। जिस सेल में चीजों का बिकना ना पाया जाए बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पैसों के जरिए सेटल हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? बिजनेस स्पेक्यूलेशन। ओके, अब आप इस पे आ जाएं, लेटेस्ट टाइम। सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल आपको होमवर्क में दिया था। जरूरत हमें महसूस हुई तो सैटरडे संडे को न्यूमेरिकल आपसे डिस्कस कर लेंगे। शम्स एसोसिएट जूम मीटिंग पे ऑन शम्स इज रजिस्टर्ड विद सेल्स अथॉरिटीज एज मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। किताब के एंड पे आ जाएं। रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम आजाद जम्मू एंड कश्मीर, इसको वर्किंग वन में डाल दीजिएगा। रॉ मटेरियल फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री, इसको डेड कर दीजिएगा। परचेज ऑफ गुड्स लिस्टेड इन थर्ड शेड्यूल, इस प्राइस को इग्नोर कीजिएगा। 5000 ज़रब 1005 वाली जो प्राइस आनी थी उसको लीजिएगा, 5 मिलियन। डन। परचेज इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, इसको अलग से डाल देने हमने वर्किंग 1.1 में, उसने पता नहीं क्यों इनएडमिसिबल किया हुआ। और बड़े खूबसूरत तरीके से आपको न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन दिया जा चुका है, बिल्कुल हमारे पैटर्न के ऊपर है वो। रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर फॉर एग्जेम्प्ट सेल, इसको नीचे ले जाना था लेकिन एंड पे पता चल रहा था हमें एग्जेम्प्ट सेल ही सवाल में कोई नहीं है। जिन्होंने सवाल किया उसको कह रहा हूं इसको वर्किंग 2.1 में ले जाना था। ओह, वो डेबिट क्रेडिट नोट वाला एक डब्बा भी आपको होमवर्क में दिया था, क्या क्या होमवर्क दिया था आपको, वो वाला भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तैयार होके आइएगा मंडे को। परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, रिसीव डेबिट नोट फ्रॉम अ सप्लायर। अच्छा, हम ये जरा ना एडजस्टमेंट बड़ी मजे की थी। मुझे बताएं हमारी परचेजेस की साइड डिस्कस हो रही है या हमारी सेल की साइड? यहां सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन तो आपको वो जो मैंने पीडीएफ में भेजा था वहां से मिलेगा, इसका सॉल्यूशन किताब में नहीं है। रिसीव डेबिट नोट फ्रॉम अ सप्लायर, अच्छा हमारी किसकी बात हो रही है? पर
चेज की। तो हम जिससे परचेज करने गए हैं चीजें, वो तो सेलर है ना, हम बायर हैं। तो रिसीव डेबिट नोट फ्रॉम हिम। ओके, रिसीव डेबिट नोट फ्रॉम हिम, चैप्टर नंबर 21, रिसीव डेबिट नोट फ्रॉम हिम। ओके माय डियर, आई हैव रिसीव डेबिट नोट फ्रॉम हिम, आई एम बायर। मैंने कहा था बायर का सवाल आया करे तो उधर काट दिया करें। अब वो इधर मेरे से ना कट नहीं सकता क्योंकि ये इस वक्त रीड ऑनली है। तो बायर का सवाल आया करे तो इधर काट दिया करें। इधर हमने काट दिया। अब वी इशूड नहीं लिखा हुआ, वी रिसीव्ड, तो ये काटा हुआ खोलना पड़ेगा। अगर वी इशूड होता वी इशूड लिखा हुआ है या वी रिसीव्ड, तो फिर हमने इशू किया होता तो इन दोनों में से कोई होता, लेकिन हम रिसीव कर रहे हैं। कौन सा नोट? या ये वाला होगा, बस ये वाला होगा। उसने सेल बढ़ाई है, तो एंट्री इधर कोई नहीं हो, मतलब एंट्री मैंने एंट्री ये करेगा तो सही, उसने सेल बढ़ाई है तो मैंने परचेज बढ़ाई है। परचेज बढ़ाने से गवर्नमेंट को नुकसान होते हैं, ये एडजस्टमेंट 180 डेज में करेंगे, लेकिन उसने बात ही नहीं की हुई दिनों की। जब दिनों की बात ही नहीं की हुई तो फिर मजे, फिर क्या मसला है? फिर आराम से परचेज बढ़ाएं अपनी। वो क्या बढ़ा रहे? सेल। तो लिखें सिनेरियो 3 में उसने नोट इशू किया है, इसलिए हमारी परचेज बढ़ेगी क्योंकि उसकी सेल बढ़ रही है। लिखें सिनेरियो 3 में उसने नोट इशू किया है। सिनेरियो 3 कैसे पता चला? वी रिसीव्ड, हमारा इनपुट है ना, बताएं न्यूमेरिकल में हमारा क्या चल रहा है, ऊपर हेडिंग पढ़े, न्यूमेरिकल में हमारा इनपुट चल रहा है, तो हम बायर हैं, ये बात डिसाइड होगी, हम बायर हैं। हमने रिसीव किया डेबिट नोट, तो किसने भेजा होगा? तो फिर हमने तो इशू नहीं किया, ये लाइनें तो नहीं देख सकते, उसने इशू किया, तो हमने डेबिट नोट रिसीव किया, तो उसने सेल बढ़ाई, तो हम, तो क्या लिखवाया मैंने? सिनेरियो 3 में उसने सेल बढ़ाई है, इसलिए हम परचेज बढ़ाएंगे। तो इसको वर्किंग 1 में आप परचेज में डाल दीजिएगा घर जाके। बस क्या चीज नहीं कह रहे हैं, लीव इट, कर लेंगे। आगे चलें जी। सेल टू रजिस्टर्ड कस्टमर, सेल टू अनरजिस्टर्ड। ओ भाई एग्जाम टू जुम, पता नहीं इसने क्या क्या बोंगियां मारी हुई हैं। सेल टू अनरजिस्टर्ड, भाई ये भी 18% वाली है, ये भी 18 वाली है, क्योंकि बच्चों से ये लाइन मिस हो गई थी, नजर नहीं आई थी, पता नहीं कौन सी ऐनक लगा के गए थे। एंड कंज्यूमर की सेल है, ये तो 18% वाली है। अनरजिस्टर्ड सेलर का तो न्यूमेरिकल ही नहीं आ सकता पेपर में, यानी सेलर ही अनरजिस्टर्ड है तो उसको न्यूमेरिकल कैसे आएगा? नहीं लेके आना, थ्योरी में आया होगा कभी। तो सेल हमने किसको की है बोले? एंड कंज्यूमर को। तो नो फर्दर टैक्स में जाएगा, फर्दर टैक्स में जाएगा? नो फर्दर टैक्स। सेल ऑन बोट ऑन रूट टू लाहौर 18%। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन फॉर प्रोमोशनल पर्पसेस, सैंपल बांटना, हाँ एक दफा एग्जेम्प्ट सैंपल बांटे थे, वो थे बॉल पेन मुंह से निकाल के टैक्स। सेल ऑफ 5000 यूनिट्स परचेज फ्रॉम एबीसी टू आर रजिस्टर्ड, ये जो 5000 यूनिट हमने परचेज किए थे ऊपर, इनको अब हमने बेच दिया है। आउट ऑफ 5000 यूनिट सोल्ड, ये जो 5000 बेचे हैं कस्टमर ने वापस कर दिए हैं 500 ऑन ग्राउंड्स ऑफ बीइंग अनफिट फॉर कंजम्पशन। उसने वापस कर दिए। मुझे अब राय दें, मैं सेल में ये नहीं लेनी फिगर, थर्ड शेड्यूल की चीजें हैं। थर्ड शेड्यूल की चीजों में एक्चुअल फिगर लेते हैं या रिटेल प्राइस? मुझे बताएं, मैं सेल में 5000 ज़रब हजार डालकर उसमें से 500 ज़रब हजार माइनस करूं एज अ सेल रिटर्न, या सेल ही 4500 पे बुक कर लूं? दोनों सही है, दोनों सही है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। कितने बेचे? 5000।
उसने कितने वापस कर दिए? 500। अब राय दें, सेल में 5000 ज़रब 1000 करूं और सेल रिटर्न में 500 ज़रब 1000 करूं, या सेल ही 4500 से बुक कर लूं? दोनों एक्सेप्टेबल, दोनों एक्सेप्टेबल। ये तो बात होगी सेल की। लेकिन चीजें जब चीजें डिस्ट्रॉय हो गई हैं तो इनका इनपुट हम वर्किंग वन में पूरे 5000 का डाल चुके हैं। डिस्ट्रॉयड चीजों का इनपुट माइनस डिस्ट्रॉयड चीजें और वो क्रेडिटर जिसको 180 दिन पूरे हो रहे हैं, इन दोनों का इनपुट वर्किंग वन में एक एक्स्ट्रा लाइन डाल के माइनस के साथ परचेज रिटर्न की तरह शो किया करें। तो सॉल्यूशन में आप देखिएगा, हमने 500 सेल तो हमने रिकॉर्ड ही 4500 पे शायद सॉल्यूशन में किया, मुझे नहीं याद 4500 पे किया या कैसे किया। हमने क्या किया हुआ है, हमने परचेज में जाके इनपुट 500 का रिवर्स किया हुआ है, 500 ज़रब 1000। अल्लाह का शुक्र है परचेज सेल प्राइस में डिफरेंस नहीं था, क्योंकि कौन सी चीजें थी? थर्ड शिफ्ट। तो वर्किंग वन में एक लाइन आपको नजर आ रही होगी लेस के नाम से। अच्छा, और ये भी 18% वाली हैं, कोई मसला नहीं। सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड सेल, अच्छा इस अटेम्प्ट में ना उसने इनको परचेज नहीं डाली थी, परचेज इनकी पहले कभी हुई होगी। सेल ऑफ इंपोर्टेड यूनिट्स, द इंपोर्टेड गुड्स आर सब्जेक्ट टू हायर रेट ऑन इंपोर्ट। हायर रेट फिर पाकिस्तान में क्या है? 25%। तो इसलिए इनको 20, लेकिन मैंने कहा था वर्किंग 3 में ही डालिएगा इनको, कोई अलग से करने की जरूरत नहीं। फिर न्यूमेरिकल के फेस पे सेपरेट रेट इस पे लगा दीजिएगा। इसको डालना वर्किंग 3 में ही है, ना ये जीरो है ना ये एग्जेम्प्ट है, ये टैक्सेबल है 25% है। लेकिन अनरजिस्टर्ड को बेची, ये थर्ड शेड्यूल नहीं है बेटा, ये थर्ड शेड्यूल नहीं है। उस दिन सेल ऑफ इंपोर्टेड शैम्पू थर्ड शेड्यूल आ रहे थे, ये थर्ड शेड्यूल नहीं है, इसलिए इस पे फर्दर टैक्स भी लगेगा। तो इसको आप डाल दीजिएगा फर्दर टैक्स वाली में, नो फर्दर टैक्स की बजाय फर्दर टैक्स वाली। डन। 50% एडवांस आया किसी कस्टमर से, तो नहीं भाई, एडवांस पे ही तो टैक्स लगता है। टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन थी व्हेनेवर कैश इज रिसीव्ड और गुड्स आर डिलीवर्ड व्हिच एवर इज, तो जितना एडवांस आया उसको इनकम में डालें। अब इसने फर्दर टैक्स जिस मर्जी पे लगाया उसको छोड़ें, एडमिसिबल क्रेडिट क्या निकाला है इसने, ये छोड़ें, ये आगे नहीं, इसकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस देखनी है, मैं बताता हूं क्यों। एक बात याद रखिएगा, अब सवाल में वर्किंग 2 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीरो रेट सेल भी नहीं है और एग्जेम्प्ट सेल भी नहीं है। एक चीज जो बच्चों को पेपर में फायदा नहीं था देखने का, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो वो मैं बता देता हूं। एक दो और एडजस्टमेंट्स भी अगले सफे पे जो रिकॉर्ड नहीं हुई, वो तो आसान सी हैं, वो छोड़ें, है ना। एक दो और एडजस्टमेंट्स भी अगले सफे पे, वो आसान सी हैं। एक और मसला, उसने ये वर्किंग भी दे दी थी। उसने ये वर्किंग पता क्यों दी थी? उस बोंगे ने, इधर देखें क्या किया था। अब ये इसको ये वर्किंग देनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये वर्किंग हमने खुद करनी थी। उसने क्या किया था, उसने इसको और इसको 1.63 प्लस 0.13 इसको क्या करार दिया था, इसलिए इसने 1.76 ये यहां से उठाया था, 1.63 और 0.13 का टोटल। किसी की ये नजर पड़ी थी सवाल में इस एंगल से? वैसे डालनी नहीं चाहिए थी इस एंगल से नजर आपको, इसके बगैर हमारा काम चल जाना था, क्योंकि हमने ये टेबल बनाना ही नहीं था। ये ना कहिएगा सर उसने वर्किंग 2 नहीं की, हम तो इसको वर्किंग पेड़, उसकी मर्जी, जो मर्जी नंबर दे। समझ आया उसने एग्जेम्प्ट सेल कहां से निकालनी है, और ड्रामे ने जीरो रेट पता है कहां से निकालनी है, ये वाली, ये इसने जीरो रेट में डाल दी, ये इसने जीरो रेट में डाल, और इसने पोर्शन करके फिर फेस पे 2.86 माइनस भी किया है। इतना तो अक्लमंद है ना, क्योंकि फेस पे सिर्फ क्या माइनस होता है, 2.86। तो मेरे भाई उसने जबरदस्ती इसको एग्जेम्प्ट सेल में डाला है और इनको कहां डाला है, बाकी ये जो 11.4 है ना, ये फिर उसकी ना बाकी होंगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, और नॉट एप्लीकेबल वाली तो नहीं, बाकी इसने कोई 11.4 भी पूरा किया होगा। फारग बंदा है, हम क्या करें। डन जी। तो ये न्यूमेरिकल 70-80% हो गया था कोई आप लोगों से? ठीक है, चलें अब अगली क्लास के होमवर्क का वेट करें, इंशाल्लाह रात को आपको होमवर्क भी भेजेंगे।
तो आज हमने आसान आसान सी चीज़ें की हैं। सुबह सुबह आते क्या किया था हमने, लॉसेस के बाद हमने क्या किया था, फॉरेन सोर्स वाला लॉस वाली बात। उसके बाद हमने ये बड़ा वाला न्यूमेरिकल किया था और इंटरेस्ट इनकम किया था। और फिर इसके बाद ये जो दो न्यूमेरिकल की एडजस्टमेंट्स पिछली क्लास में रह गई थी वो डिस्कस की थी। और अभी ये जाते जाते क्या किया, सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल टाइम्स आया। सॉरी फॉर वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम इन दिस प्रेशियस डेज, in the precious moments of your life. I hope you're already utilizing your time effectively and you have not wasted even a single minute of yesterday as well. And you will not waste your time from now onwards as well. ले आओ भाई वो